जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग फिरोजपुर डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे का JECNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 24 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं। द कंट्रोल रिजर्वर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। तो यहीं पर देखिए CR के बारे में बोला गया है। तो ये आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट हो गया। एक फेस में ये DV फिट होता है या माउंट होता है, दूसरा फेस में आप लोग का CR माउंट होता है, कंट्रोल रिजर्वर। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि कंट्रोल रिजर्वर माउंटेड ऑन द फेस ऑफ, तो किसका फेस में ये फिट होता है? ये कॉमन पाइप ब्रैकेट का फेस में फिट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोच? LHB कोच में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम विथ डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक के साथ ये ट्विन पाइप अरेंजमेंट है, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप, जो इंडिकेटर में जो पाइप जाता है उसका डायमीटर पूछ रहा है। तो डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप ये हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? तो यहीं पर स्पीड आप लोग का स्पीड सेंसर का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, पर्पज क्या है? तो इसका काम होता है तो कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। तो इसका काम क्या होता है? जो हर एक एक्सेल का ये आप लोग का स्पीड को, रिवोल्यूशन को ये काउंट करेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहीं पर आप लोग 59 का ये आप लोग 59 का ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा तो कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सेल। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ लोको व्हाइल कपलिंग विथ LHB कोच ट्रेन? तो यहीं पर देखिए, जब भी कोई भी लोकोमोटिव के साथ एक कोच आप लोग का अटैच्ड होता है, या जैसे कि आप लोग एक रैक को जब भी हम लोग असेंबल करेंगे एक आप लोग का लोको के साथ, उसके बाद प्रेशर रेडी करके ट्रेन डिपार्चर होता है। तो ये कंडीशन में हम लोग जब भी कपलिंग के लिए एक स्पीड नॉमिनेटेड स्पीड है जो कि 2 से 3 kmph होना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर ज़्यादा स्पीड में उसको कपलिंग करेंगे, संटिंग करेंगे, ये कंडीशन में आप लोग का नकल CVC पार्ट्स या अदर जो आप लोग का कोच का हो या लोकोमोटिव का पार्ट्स टूटने का चांसेस रहता है। इसीलिए भी एक नॉमिनेटेड स्पीड रहता है जबकि हम लोग कपलिंग करेंगे। आप लोग का लोकोमोटिव और ICF कोच हो या LHB कोच हो। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द गोल्डन आवर आफ्टर ए ट्रेन एक्सीडेंट? जब भी कोई आप लोग का स्पेशली कोचिंग ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, यही कंडीशन में पहला जो आप लोग का 1 घंटा रहता है एक्सीडेंट होने के बाद, यही समय पर आप लोग बहुत जान माल आप लोग का आदमी का जान बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसको गोल्डन आवर बोल के बोला जाता है। तो यहीं पर सही आंसर होगा। एक्सीडेंट होने के बाद जो 1 घंटा रहता है वो होता है गोल्डन आवर। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 1 आवर आफ्टर एक्सीडेंट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मूविंग टाइम ऑफ ERT इन नाइट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहीं पर देखिए ERT आप लोग का टर्न आउट करने का टाइम, निकलने का टाइम, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का, ये आप लोग का नाइट के टाइम में पूछ रहा है। तो नाइट का केस में ये आप लोग का 45 मिनट के आप लोग का अंडर में आप लोग का ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। 45 मिनट तक इसका टाइम है। इसी हिसाब से अगर ये डे टाइम के लिए पूछा होता, दिन के टाइम में पूछा होता, तो ERT का डिस्पैच टाइम या टर्नआउट टाइम ये 30 मिनट्स होता है। ये भी आप लोग याद रखें। मैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन पास इफ हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम। पति के लापता होने पर विवाहित बेटी को पास में शामिल किया जा सकता है। मैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन पास
इफ़ हस्बैंड इज मिसिंग फ्रॉम, तो ये अगर आप लोग का मिसिंग होते हैं, कितना साल से मिसिंग होते हैं, लापता होते हैं, यही कंडीशन में जो आप लोग का विवाहित जो लड़की रहेगा, बेटी रहेगी, उसको आप लोग पास में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। What is the long on period for essentially intermittent staff as per HOER rules? तो जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होता है उसके अनुसार जो 4 कैटेगरी स्टाफ रहते हैं, जैसे कि आप लोग का इंटेंसिव हो गया, कंटिन्यूस हो गया, एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड। इसी में आप लोग का जो एसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के स्टाफ रहेंगे तो उनका लॉन्ग ऑन आप लोग का ड्यूटी होने के बाद आप लोग का एक्स्ट्रा आप लोग का कितना टाइम रहेंगे लॉन्ग ऑन, ये कब होगा? तो ये आप लोग का जो लॉन्ग ऑन आप लोग का ये हो जाएगा जो एसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी का स्टाफ के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 12 घंटा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके साथ साथ आप लोग का इंटेंसिव के लिए 8 आवर, कंटिन्यूस के लिए 10 घंटा 10 आवर्स और एक्सक्लूडेड के लिए इसका कोई आप लोग का सीमा नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? यहीं पर देखिए आप लोग का जो बंदीपुर नेशनल पार्क है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग का कर्नाटका। बंदीपुर नेशनल जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटका स्टेट में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मोनी बिल? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, रिलेटेड है? ये मोनी बिल के साथ रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आर्टिकल 110 जो है, ये आप लोग का धन विधेयक के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सही ऑप्शन लीजिए, आर्टिकल 110 110। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन एशियन गेम्स 2023 इंडिया हैज ओन गोल्ड मेडल्स। तो यहीं पर देखिए जो एशियन गेम 2023 में ये आयोजित हुआ था, तो इसमें इंडिया कितना संख्या में गोल्ड मेडल जीता हुआ था? तो यहीं पर आप लोग का ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का देख लीजिए, टोटल जो गोल्ड मेडल था ये 28 था। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसमें आप लोग को जो मेडल मिला हुआ था इंडिया को, जो पदक जीता हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग का जैसे कि गोल्ड मेडल 28, सिल्वर मेडल 38 और ब्रोंज मेडल जो था कांस्य पदक ये 41 था। तो टोटल आप लोग का यहीं पर 107 107 मेडल था। तो यहीं पर आप लोग का जो फर्स्ट प्लेस था ये चाइना का था, सेकंड पोजीशन में जापान, थर्ड पोजीशन रिपब्लिक कोरिया और फोर्थ पोजीशन में इंडिया था। ये भी ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें। व्हिच रिवर ऑफ इंडिया इज ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग? तो यहीं पर भारत की कौन सी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी में जो ताप्ती रिवर है या तापी रिवर है, ताप्ती रिवर, ये आप लोग का ईस्ट से वेस्ट के ओर फ्लो होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन व्हिच ईयर? तो यहीं पर आप लोग का जो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये आप लोग का जो आयोजित हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 यही बीच में हुआ था। 7 सितंबर से 1
दिसंबर तक, जो कि इंग्लैंड में ये आप लोग का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी, तो यहीं पर देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन से, तो यहीं पर इसका जो संस्थापक थे स्लेव डेंसिटी का, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली का सुल्तान बने थे उस टाइम। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत कोच, वंदे भारत कोच के लिए नया चक्का का डायमीटर पूछ रहा है, जो कि 952 mm होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। और इसमें कंडमनिंग व्हील का डायमीटर अगर पूछा होता तो ये 877 mm होता। इन वंदे भारत रैक ऑफ 16 कोचेस टोटल नंबर ऑफ एक्सेल हैविंग पावर मोटरिंग, तो यहीं पर देखिए टोटल पावर मोटरिंग पूछ रहा है, तो यहीं पर टोटल एक्सेल जो आप लोग का पावर रहता है या मोटरिंग उसको किया जाता है, तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में 16 कोच जो होता है, इसमें आप लोग का जो टोटल मोटर कोच होता है, मोटर कोच का संख्या ये 8 नंबर्स होता है। तो आप लोग का एक मोटर कोच में 4 के संख्या में आप लोग का एक्सेल रहेगा, जो कि मोटरिंग होता है। उसी हिसाब से 8 नंबर आप लोग का टोटल 8 नंबर जो मोटर कोच में टोटल ट्रैक्शन मोटर जो मोटरिंग रहेगा, ये आप लोग का 8 × 4 कर दीजिए, 4 एक्सेल, 4 एक्सेल में एक एक करके, तो ये हो जाएगा 32 नंबर्स। ये आप लोग का एक्सेल जो है ये मोटरिंग या पावरिंग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। इन वंदे भारत रैक व्हिच कोच कंटेन मेन ट्रांसफार्मर, तो वंदे भारत रैक में, वंदे भारत ट्रेन में कौन सा टाइप का कोच में ट्रांसफर फिट होता है, मेन ट्रांसफार्मर फिट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग का टीसी कोच में, ट्रेलर कोच में ये फिट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी टीसी कोचेस आर इन 8 कार वंदे भारत रैक, अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक है जिसमें कि 8 कोचेस है, 8 कार है, तो इसमें टोटल आप लोग का टीसी कितना रहेगा, तो जिसमें कि आप लोग का पेंटोग्राफ फिट होता है, पेंटो फिट होता है टीसी कोचेस में, तो ये आप लोग का 8, अब अगर कार का रैक है, 8 कोचेस का वंदे भारत रैक है, तो इसमें 2 के संख्या में टीसी ट्रेलर कोच रहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन डिपो एग्जामिनेशन अब वंदे भारत ट्रेन इज कैरिड आउट आफ्टर, तो यहीं पर जो वंदे भारत ट्रेन का हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, ये कितना दिन के बाद या कितना किलोमीटर के बाद उसको फिर हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे और इसका प्राइमरी बीपीसी इशू करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का हो जाएगा आफ्टर एवरी 6 डेज और 10,000 किलोमीटर व्हिच एवर इच अर्लियर, ये बीपीसी का भी वैलिडिटी होता है वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। आप लोग का वंदे भारत का जो एग्जामिनेशन करेंगे 6 दिन या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा वही कंडीशन में फिर से इसका एग्जामिनेशन करेंगे, प्राइमरी मेंटेनेंस करेंगे। हाउ मेनी सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ मेन ट्रांसफार्मर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैक्शन ऑफ वंदे भारत, तो यहीं पर देखिए पूछ रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग कितना रहेगा, मेन ट्रांसफार्मर जो यूज होता है, जो कि आप लोग का वंदे भारत का ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसमें आप लोग का जो देख लेते हैं वाइंडिंग कितना रहता है पहले, तो यहीं पर आप लोग का जो मेन ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग देखते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग 1 के संख्या में रहेगा, ट्रैक्शन वाइंडिंग जो है ये 4 के संख्या में रहेगा, और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहेगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग
या जिसको कि सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है, ये आप लोग का 2 के संख्या में सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा। तो देख लीजिए, मेन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग 1 के संख्या में, ट्रैक्शन वाइंडिंग जो है 4 के संख्या में, और ऑक्सिलरी या सेकेंडरी वाइंडिंग जो है 2 के संख्या में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जो सेकेंडरी वाइंडिंग 2 के संख्या में रहेगा मेन ट्रांसफार्मर में, जो कि आप लोग का वंदे भारत कोच में ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। गियर रेशो ऑफ मेन और पिनियन इन वंदे भारत कोच। तो जैसे कि वंदे भारत कोच में मोटर कोच यूज होता है, मोटर कोच में आप लोग का ट्रैक्शन मोटर फिट होता है। तो ये ट्रैक्शन मोटर में आप लोग का जो मेन गियर और पिनियन के बीच में आप लोग का गियर रेशो पूछा है। तो यहीं पर मेन गियर का टीथ जो रहेगा ये 98 के संख्या में रहेगा। इसी हिसाब से पिनियन में जो टीथ रहेगा, पिनियन का टीथ रहेगा ये 19 के संख्या में रहेगा। तो यहीं पर मेन गियर और पिनियन के बीच में जो गियर रेशो रहेगा ये स्पेशल टीथ का है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 98:19 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच वन ऑफ द बेसिक यूनिट फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत। तो यहीं पर जैसे कि आप लोग जानते हैं वंदे भारत में एक एंड बेसिक यूनिट रहेगा और एक रहेगा मिडिल बेसिक यूनिट। ये 2 प्रकार का आप लोग का बेसिक यूनिट रहता है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप लोग का टाइप ऑफ कोचेस का एक आप लोग का सीरियल किया गया है। तो कौन सा आप लोग का बेसिक यूनिट वंदे भारत में यूज होता है, तो यहीं पर ऑप्शन सी में देखेंगे। जैसे कि आप लोग का डीटीसी हो गया, इसके बाद मोटर कोच हो गया, उसके बाद ट्रेलर कोच, फिर से मोटर कोच। ये एक आप लोग का एन बेसिक यूनिट का ये आप लोग का फॉर्मेशन है। यहीं पर आप लोग का डीटीसी, एमसी, फिर ट्रेलर कोच, फिर जो एमसी है, ये आप लोग का एंड बेसिक यूनिट है। एंड बेसिक यूनिट ये जो दोनों एंड में रहेगा। इसी हिसाब से मिडिल बेसिक यूनिट भी देख लीजिए। जो मिडिल बेसिक यूनिट रहेगा एनडीटीसी रहेगा, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच रहेगा, इसके बाद मोटर कोच रहेगा, फिर आप लोग का ट्रेलर कोच रहेगा, फिर रहेगा मोटर कोच। तो ये होता है आप लोग का मिडिल बेसिक यूनिट का फॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम टेस्टेड स्पीड ऑफ ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 वंदे भारत का मैक्सिमम टेस्टेड स्पीड ये हो जाएगा आप लोग का 180 kmph। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम एक्सल लोड ऑफ ट्रेन 18 वंदे भारत ट्रेन 18 का मैक्सिमम एक्सल लोड 17 टन। ASFI valve will be activated when air pressure in air spring below is reduced up to। तो यहीं पर देखिए जो एयर स्प्रिंग में आप लोग का ASFI वाल्व यूज होता है। ASFI वाल्व जो कि आप लोग का ये होता है एयर स्प्रिंग, इसका पूर्ण रूप होता है एयर स्प्रिंग फेल्योर इंडिकेशन वाल्व, फेल्योर इंडिकेशन वाल्व। तो यहीं पर ASFI जो एयर स्प्रिंग फेल्योर इंडिकेशन वाल्व ये एक्टिवेटेड हो जाएगा जब आप लोग का एयर स्प्रिंग में एयर प्रेशर कितना आप लोग का ये रिड्यूस होगा, घट जाएगा। तो 1 kg से 1 kg या 1 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर इसमें घट जाता है, लीकेज होता है, ड्रॉप होता है, यही कंडीशन में ASFI वाल्व एक्टिवेटेड हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 1 ± 0.1.5 kg/cm², ये हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन BP प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय। तो जब भी आप लोग का फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा तो BP प्रेशर कितना हम लोग ड्रॉप करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये करेंगे हम लोग का 1 से 1.5 kg
ड्रॉप करेंगे ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो 4 प्रकार का एप्लीकेशन है इसके बारे में जान लीजिए। मिनिमम एप्लीकेशन पहले देख लेते हैं, ये बार बार बताया गया है, गलती नहीं होना चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन, अगर बीपी प्रेशर 0.5 से 0.8 ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना प्रेशर आप लोग ड्रॉप करेंगे तो मिनिमम एप्लीकेशन। इसके बाद आप लोग सर्विस एप्लीकेशन, सर्विस एप्लीकेशन जो होता है 0.8 से आप लोग का 1.0 या 1 केजी ड्रॉप कीजिए बीपी प्रेशर, इसको ही बोलेंगे सर्विस एप्लीकेशन। इसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन, ये आप लोग का 1 से आप लोग 1.5 1 से 1.5 केजी प्रेशर ड्रॉप कीजिए, इसको बोलेंगे फुल सर्विस एप्लीकेशन। इसके बाद इमरजेंसी एप्लीकेशन, एबव 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी प्रेशर आप लोग 1.5 केजी से ज़्यादा, 1.5 केजी बोलने से 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से ज़्यादा अगर ड्रॉप करते बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, वही कंडीशन को इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलेंगे। ये 4 एप्लीकेशन जरूर नोट डाउन करके रख लीजिए। टाइम टेकन फॉर ब्रेक सिलेंडर फिलिंग फ्रॉम 0 to 3.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन कोचिंग ट्रेन इच। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना लगा ब्रेक सिलेंडर फिलिंग करने के लिए, 0 से 3.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ब्रेक सिलेंडर फिलिंग का टाइम है। इनडायरेक्टली ये आप लोग को एप्लीकेशन टाइम पूछ रहा है, ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। इसमें आप लोग को इनडायरेक्टली एप्लीकेशन टाइम पूछा जा रहा है जो कि 3 से 5 सेकेंड होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ आप लोग कोचिंग ट्रेन में रिलीजिंग टाइम जरूर बताइए, उसी हिसाब से सिंगल पाइप गुड्स वागन में एप्लीकेशन और रिलीजिंग टाइम भी आप लोग जरूर बताएं। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ रहा है, गलती ये सब नॉर्मल क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए रिपीटेड क्वेश्चन में। इन अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर कोचिंग ट्रेन इज। तो जैसे कि इनिशियली आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम कोचिंग स्टॉक में यूज किया जाता था, उस कंडीशन में आप लोग का 2 ब्रेक सिलेंडर यूज होता था, 2 ऐसे भी यूज होता था। तो ये कंडीशन में आप लोग का पूछ रहा है जो पिस्टन स्ट्रोक उस टाइम में ये कितना हुआ करता था, जिस टाइम में आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर ये 14 इंच का या 355 mm का यूज होता था ब्रेक सिलेंडर 2 के संख्या में, इस हिसाब से 2 ऐसे भी फिट होता था। तो ये केस में आप लोग का क्या होता था कि पिस्टन स्ट्रोक कितना है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 90 ± 10 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। और इसके बाद आप लोग का BMBC आने के बाद, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम आने के बाद इसमें पिस्टन स्ट्रोक ये हो जाता था 32 mm, जिसमें कि 8 इंच या 203 mm का ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। नंबर ऑफ डार्ट कलेक्टर इन गुड्स वागन। तो गुड्स वागन में आप लोग का डार्ट कलेक्टर का संख्या पूछ रहे हैं। तो गुड्स वागन में जैसे कि मैक्सिमम आप लोग का केस में ये सिंगल पाइप आप लोग का सिस्टम रहता है, इसी में बीपी में ही खाली आप लोग का डार्ट कलेक्टर रहेगा, 1 के संख्या में आप लोग का डार्ट कलेक्टर रहेगा। लेकिन जो आप लोग का गुड्स रैक में, गुड्स वागन में आप लोग का यूज होता है ट्विन पाइप सिस्टम, इसमें बीपी के लिए एक डार्ट कलेक्टर और एफपी के लिए एक डार्ट कलेक्टर यूज होगा, इसमें कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन वागन को सिंगल पाइप आप लोग मैक्सिमम टाइम चलते हुए इसमें डार्ट कलेक्टर का संख्या जो बीपी में ही खाली फिट होगा, इसको लेंगे 1 के संख्या में। अगर ये आप लोग का ICF कोच के लिए पूछा होता तो इसमें 2 के संख्या में डार्ट कलेक्टर होता है बीपी और एफपी के लिए, ये भी जरूर ध्यान में रखें। द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHB कोच। LHB कोच में जो ब्रेक सिलेंडर यूज होता है उसका डायमीटर पूछा है जो कि 255 mm या इसको 10 इंच भी बोलते हैं, जो कि 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। टाइप ऑफ बॉगी इन बक्सेन वागन।
तो यहीं पर देख लीजिए जो बक्सेन वैगन है, बक्सेन वैगन में किस प्रकार का बोगी यूज होता है पूछ रहे हैं। तो बक्सेन वैगन जैसे कि आप लोग जानते हैं एन फॉर न्यूमेटिक या एयर ब्रेक सिस्टम, तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कैसनफ 22W आप लोग का होगा नहीं। क्यों बोलने से, जिस टाइम कैसनफ 22W बगी यूज होता था उस टाइम आप लोग का वैक्यूम ब्रेक चलता था, इसीलिए ये होगा नहीं। गलती से आप लोग कैसनफ 22 मत लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो बगी यूज होता है ये आप लोग का कास्ट स्टील, आप लोग का 2 साइड फ्रेम जो बगी में रहेगा दोनों ही ये कास्ट स्टील से तैयार होता है, इसलिए बक्सेन वैगन में जो बगी यूज होगा ये कास्ट स्टील बगी होगा। जो कि आप लोग का कैसनफ का ये अलग अलग वर्सन इसमें यूज हो सकता है, जैसे कि 22NL, 22NLB, ये सब आप लोग का जो वर्सन इसमें यूज होता है। और ये अगर वर्सन दिया होता तो ये बक्सेन वैगन में इस प्रकार का बगी यूज होता। तो क्वेश्चन के अनुसार चलिए और यहीं पर हो जाएगा कास्ट स्टील बगी जो है, कास्ट स्टील बगी, ये सही हो जाएगा। इन BLC वैगन 1 यूनिट कंसिस्ट ऑफ, तो BLC वैगन में सिंपल देख लीजिए, दोनों बाजू में 2 A कार और बीच में आप लोग का 3 B कार रहता है, तो इसको ही आप लोग याद रखिए। उसी हिसाब से ये 2 A कार और 3 B कार हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा आप लोग को पता चल गया होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, 2 A कार 3 B कार एक BLC वैगन का 1 यूनिट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें आप लोग का 9 यूनिट यूज होता है, तो 9 × 5 45 वैगन इसमें टोटल यूज होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। कंडमनिंग डायमीटर ऑफ व्हील इन BLC वैगन, BLC वैगन में जो चक्का यूज होता है उसका कंडमनिंग डायमीटर पूछा है, जो कि 780 mm होता है। तो इसमें नया कंडीशन में ये देखिए 840 mm कंडमनिंग हो जाएगा आप लोग का 780 mm। और जो लास्ट शॉप इशू साइज इसका चक्का का होगा, लास्ट शॉप इशू साइज BLC वैगन व्हील के लिए ये कितना होगा, तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, ये भी एग्जाम में आ ही जा रहा है। ये हो जाएगा 793 mm। इन रेक ऑफ मोर देन 56 वैगन द एयर प्रेशर इन BP शैल बी मेंटेन इन लास्ट वैगन। तो यहीं पर देखिए 56 वैगन तक, 56 वैगन तक अप टू 56 वैगन आप लोग का ब्रेक वैन में कितना रहना चाहिए, ये BP का प्रेशर आप लोग का 4.8 रहना चाहिए, 4.8 kg/cm²। जब मोर देन आप लोग का 56 वैगन हो जाएगा तो ये केस में आप लोग का कितना होना चाहिए, आप लोग का लास्ट वैगन में या ब्रेक वैन में ये हो जाएगा 4.7 kg/cm²। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन ए वैगन नंबरिंग स्कीम, इन न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम 3rd and 4th नंबर इंडिकेट्स। तो यहीं पर देखिए जो न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम है इसमें आप लोग का तीसरा और चौथा संख्या ये क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है, तो ये आप लोग का इंडिकेट करता है ये ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का ये आप लोग का वैगन है इसी को ही दर्शाता है। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए, तो फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट रहेगा ये टाइप ऑफ वैगन को दर्शाएगा, टाइप ऑफ वैगन। जैसे कि आप लोग का तीसरा और चौथा ये एग्जाम में आया हुआ है, ये आप लोग का ओनिंग रेलवे, कौन सा रेलवे का है, ओनिंग रेलवे को दर्शाएगा। 5 और 6 नंबर वाला डिजिट जो है ये ईयर ऑफ बिल्ट कौन सा साल में तैयार हुआ है, कौन सा साल में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है इसको दर्शाएगा। इसके साथ साथ ये आप लोग का 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट ये वैगन का वैगन इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा। और इसमें जो आप लोग का 11 नंबर जो डिजिट होगा, 11 नंबर डिजिट ये चेक डिजिट होता है, इसके बारे में बार बार बताया गया है, तो गलती
इसमें नहीं होना चाहिए, आशा करता हूँ। फायर इन ट्रेन इज क्लासिफाइड अंडर द टाइप ऑफ एक्सीडेंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 16 कैटेगरी का आप लोग का एक्सीडेंट होता है, जिसमें आई और ओ टाइप का कोई भी आप लोग का प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होता है। तो इसमें आप लोग का किस प्रकार का जो आप लोग का ट्रेन एक्सीडेंट होगा, जो आप लोग का फायर के चलते होगा। तो फायर इन ट्रेन क्लासिफाइड एट व्हिच टाइप ऑफ एक्सीडेंट, फायर के चलते ट्रेन में जो एक्सीडेंट होगा उसको जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये बी क्लास में होगा। ऑप्शन देख लीजिए 92 का बी के साथ चलिए। केसनफ 22 HS बॉगी हैज डेज नंबर ऑफ स्नोबर स्प्रिंग। तो यहीं पर केसनफ 22 HS बॉगी के लिए पूछा है, जो कि एक आप लोग का अलग टाइप का ये आप लोग का वर्सन रहता है। सब ही केसनफ 22 NL, NLB, HS, NLC ये सब आप लोग का वर्सन है। इसमें 22 HS आप लोग का वर्सन के लिए जो बॉगी यूज होता है, इसमें नंबर आप लोग का स्नोबर स्प्रिंग के लिए पूछा है, जो कि आप लोग का दोनों बाजू में 2-2 करके 4 की संख्या में रहेगा। तो 93 का आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का जो नॉर्मल 22 HS, नॉर्मल 22 HS जो कि आप लोग का एक्सेल लोड, इसमें एक्सेल लोड 20.32 टन होगा। तो इसमें आप लोग का 7, 6, 2 ये आप लोग का कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर, इनर और स्नोबर स्प्रिंग का। ये एक साइड में होगा, एक बोगी का एक साइड में 7 आउटर स्प्रिंग, 6 इनर स्प्रिंग और आप लोग का स्नोबर स्प्रिंग 2 के संख्या में रहेगा। ये नॉर्मल 22 HS आप लोग का जो बोगी है, जो कि आप लोग का इसका एक्सेल 20.32 टन होता है। इसी हिसाब से आप लोग का अगर ये 22 HS M1 बोगी के लिए, जिसका कि एक्सेल लोड 22.9 टन रहता है, तो इस प्रकार का बोगी के लिए एक साइड में, बोगी का एक साइड में स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, ये रहेगा 7, 7 2 के संख्या में रहेगा, जो कि ये आउटर 7, इनर भी 7 और स्नोबर भी 2 के संख्या में रहेगा। एक आप लोग का स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट होता है। Which type of wagon are used to carry automobile? तो ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए किस प्रकार का वैगन का आप लोग का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके लिए NMG यूज किया जाता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, जो कि कोचिंग स्टॉक का आप लोग का जो कोच रहता है, इसको ही मॉडिफिकेशन करके ये किया जाए, NMG में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स में, जो कि ऑटोमोबाइल्स आप लोग का व्हीकल्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, ये सब आप लोग का इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फायर एक्सटिंग्विशर आर रिफिल्ड आफ्टर। तो अग्निशामक को हम लोग रिफिलिंग करेंगे तो 1 साल के बाद उसको रिफिलिंग करना है, आफ्टर 1 ईयर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द ब्रेक वैन आईसीएफ ट्रॉली इज यूज्ड। तो देखिए इसमें जो आप लोग का ऑप्शन में दिया गया किस टाइप का आप लोग का ब्रेक वैन में आईसीएफ ट्रॉली यूज होता है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। जो BVZI आप लोग का 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसमें आईसीएफ ट्रॉली यूज किया जाता है। BVCM ये भी आप लोग का 8 व्हीलर ब्रेक वैन है, जिसमें कि केसनफ ट्रॉली यूज किया जाता है। और आप लोग का जो BVZC है, इसमें कोई भी बॉगी या ट्रॉली यूज नहीं होता है। नो ट्रॉली और बॉगी 2 ही आप लोग का एक्सेल 4 व्हीलर ये ब्रेक वैन है। द कोडल लाइफ ऑफ BTPN वागन इज डेस ईयर्स। तो अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो BTPN का ये आप लोग का जो कोडल लाइफ है ये 45 ईयर्स है, और बाकी जो रेस्ट आप लोग का टैंक वागन है सभी का ये 40 ईयर्स है। तो BTPN के लिए 45 ईयर्स, रेस्ट जो आप लोग का जो टैंक वागन है उसके लिए 40 ईयर्स। लेकिन ये आप लोग का पुराना क्वेश्चन के अनुसार यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि 40 ईयर्स
कोडाल लाइफ बीटीपीएन वागन के लिए ये सही आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच वागन इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैलेस्ट फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो गिट्टी बलास्ट का ट्रांसपोर्ट होगा किस प्रकार का वागन में होगा? ये बॉबियन वागन में होगा, BBN वागन में होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द कोडिफिकेशन ऑफ ब्रेक लगेज कम जनरेटर कार इन LHB टाइप कोचेज। तो LHB टाइप कोचेस में आप लोग का पावर कार जनरेटर कार जो यूज होता है, जो कि आप लोग का LWLRRM होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसमें आप लोग का लगेज पर्सन रहेगा, गार्ड पर्सन रहेगा, और आप लोग का जो जनरेटर कार पर्सन भी रहेगा। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम इज चार्ज इनिशियली इन द बायोटॉयलेट टैंक। बायोटॉयलेट टैंक में प्रारंभ में इनोकुलम कितनी मात्रा में चार्ज की जाती है? तो इनिशियली इसको 120 लीटर इनोकुलम चार्ज किया जाता है, बायोटॉयलेट टैंक में भरा जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी। संविधान के अनुच्छेद 344 का 4 के अनुसार संसदीय समिति में राजभाषा से कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा से 10 के संख्या में सदस्य होते हैं, 20 के संख्या में लोकसभा से, और आप लोग का टोटल जो होता है ये 30 होता है। राज्यसभा से 10, लोकसभा से 20, ऐसे करके टोटल 30 के संख्या में मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, जो चेयरमैन थे, ये आप लोग का श्री BG खेर थे, बाला गंगाधर खेर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which foreign language is included in the 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में जो विदेशी भाषा को शामिल किया गया है ये नेपाली है, एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली। When did section 33 of the Official Language Act come into force? राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 26 जनवरी 1965 से। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी एडवाइजरी कमेटी फॉर्म इन द ईयर 1973। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग का जो 1973 में जो गठित हुआ था पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, इसमें चेयरमैन, इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? इसका अध्यक्षता किए थे ललित नारायण मिश्रा जी ने। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which award scheme is applicable for writing original books in Hindi on technical railway subjects? तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू होता है? तो ये होता है आप लोग का लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल ओरिजिनल राइटिंग अवार्ड स्कीम। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द सेंट्रल हिंदी टीचिंग इंस्टीट्यूट इज अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आप लोग का गृह मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रिपरेटरी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए जो निर्धारित प्रारंभिक
पाठ्यक्रम ये प्रिलिमिनरी कोर्स या एलिमेंटरी कोर्स जो आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए जो हिंदी कोर्स रहता है, प्रेस्क्राइब हिंदी कोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो आप लोग का प्रारंभिक कोर्स है ये हो जाएगा प्रबोध हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग का जैसे पहले क्वेश्चन में आता था, तो आप लोग का जो प्रिलिमिनरी कोर्स रहता था, प्रिलिमिनरी कोर्स इसमें आप लोग का प्रबोध होता था, और जो अंतिम फाइनल कोर्स रहता था ये कंडीशन में आप लोग का प्राग या प्रज्ञा होता था। लेकिन अभी आप लोग का लेटेस्ट में पारंगत को ऐड किया गया है, तो इसी अनुसार ये आप लोग का फाइनल कोर्स हो जाएगा पारंगत। और आप लोग का टोटल जो हिंदी कोर्स है ये अभी 4 के संख्या में हो जाएगा, जो कि पहले 3 के संख्या में होता था। तो इसके बारे में भी जो भी फ्रेंड्स कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं, या उसके बारे में कुछ अगर ज़्यादा इनको कुछ आइडिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में 108 नंबर क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताएं। हाउ मैनी टाइम्स द सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग इन द हेल्ड इन ए ईयर। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ये जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का जो बैठक होता है साल में, ये 2 बार होता है, 2 बार होता है, 2 टाइम्स इन ए ईयर। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। According to the official language rules 1976, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव फॉल्स अंडर व्हिच रीजन। तो जो आप लोग का यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, आप लोग का दादरा और नगर हवेली या दामन और दीव केंद्र शासित अंचल जो है यूनियन टेरिटरी, तो ये आप लोग का राजभाषा नियम 1976 के अनुसार ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये रीजन बी में आता है, ख क्षेत्र में आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, ख क्षेत्र रीजन बी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो फिरोजपुर डिवीजन का फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही एक फिर दूसरा डिवीजन का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कम्युनिटी पेज में जाके आप लोग एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कीजिए। और कहीं पर भी अगर गलती है तो ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।